जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम जूझ कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आज हम कक्षा 12वीं के वितान भाग 2 के पाठ जूझ को पढ़ेंगे। जूझ पाठ लेखक आनंद यादव द्वारा लिखित है। यह पाठ मूल मराठी उपन्यास झोंबी का हिंदी अनुवाद है। इसके हिंदी अनुवादक केशव प्रथम वीर हैं। ये कहानी ग्रामीण समाज के निम्न मध्यम किसान वर्ग के संघर्ष को बताती है। पाठ की शुरुआत में लेखक ने बताया है कि वह अपने परिवार के साथ एक गांव में रहते थे। उनके पिता को नाम रत्नप्पा था। लेखक उन्हें दादा कहकर पुकारते थे। लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई 5वीं कक्षा में ही छुड़वा दी थी। उनका मानना था कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कार्य खेती करना है। उनके पिता उन्हें जानवर चराने के अलावा खेत पर पानी देने का काम भी दिया करते थे। लेखक का मन पढ़ने के लिए करता था। वह हमेशा पढ़ना चाहता था, लेकिन पिता उसे पढ़ने नहीं देते थे और उससे घर में और खेत में काम करवाया करते थे। लेखक के पिता अपने व्यापार में भी जल्दी करते थे। गन्ने से गुड़ बनाने के कार्य में वो इतनी जल्दी करते थे कि उनका मानना था कि जल्दी गुड़ बनेगा तो व्यापार अच्छा होगा, बिक्री भी अच्छी होगी, बाकी व्यापारियों से बेहतर होगी, चाहे गुड़ तीसरे दर्जे का ही क्यों ना बने। एक दिन लेखक ने पढ़ने की इच्छा के बारे में अपनी माँ से बात कही, क्योंकि पिता से तो वो बहुत डरता था। उसने माँ से कहा कि वह पढ़ना चाहता है। उसने माँ से इस विषय पर पिता से बात करने को कहा, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि माँ स्वयं पिता से बहुत डरती थी। लेखक की माँ को लगता था कि अगर वह पिता से बात करेगी तो वो उसे बहुत गुस्सा करेंगे। माँ के मना करने के बाद लेखक ने माँ को अपने पिता की शिकायत दत्ता राव से बात करने की कही। दत्ता राव गांव के मुखिया थे और उनकी बात पिता कभी नहीं टालते। जैसे तैसे लेखक की माँ ने दत्ता राव से लेखक के पढ़ने की इच्छा को लेकर बात की, जिसके बाद दत्ता राव ने लेखक के पिता को बुलाया और पढ़ाई का महत्व बताते हुए लेखक को पढ़ने देने की बात कही। जैसे तैसे दत्ता राव की बात वो मान गए। लेकिन पिता ने लेखक के सामने एक शर्त रख दी। शर्त के तहत 11 बजे विद्यालय शुरू होने से पूर्व उसे खेतों में आकर काम करना होगा। इसके अलावा विद्यालय समाप्त होने के बाद दोबारा लेखक को खेतों में जाकर जानवरों को चराने का कार्य करना पड़ेगा। ये शर्त उन्होंने रखी। और ये भी कहा, जिस दिन विद्यालय में अवकाश रहेगा उस दिन लेखक को पूरा दिन खेतों में ही कार्य करना होगा। इसके अलावा जिस दिन खेतों में काम अधिक होगा उस दिन वो विद्यालय नहीं जाएगा। ये शर्त रखी। विद्यालय का समय सुबह 11 बजे का था। अब लेखक अपना बस्ता लेकर पहले खेत जाता, फिर वहाँ से विद्यालय जाता और विद्यालय समाप्त होने के बाद वो फिर खेतों में आकर कार्य करता। लेखक 5वीं कक्षा में फेल हो चुका था। अब लेखक के पास केवल 2 ही महीने शेष थे, जिसमें लेखक को 5वीं कक्षा पास करनी थी। लेखक जिस कक्षा में जा रहा था उसमें कई विद्यार्थी नए थे। पुरानी कक्षा से उसका कोई भी मित्र इस नई कक्षा में नहीं था। विद्यालय के पहले दिन कक्षा में जाते हुए लेखक के सामने एक शरारती छात्र आ गया। उसने लेखक के गले से गमछा खींचा, उससे खेलने लगा। वह इधर उधर फेंकने लगा गमछे को। उसने लेखक की खूब हंसी उड़ाई, जिसे देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ। अब विद्यालय के इस प्रकार मजाक बनने से लेखक का विद्यालय में रहने का बिल्कुल मन नहीं किया। उसे लगा कि सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने सोचा कि विद्यालय जाना ठीक नहीं है। इसी दौरान जब बच्चे शरारत कर रहे थे तो कक्षा में मास्टर जी आ गए। मास्टर जी का नाम रनवरे था। उन्होंने शरारत कर रहे बच्चों को रोका और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। उसके बाद विद्यालय से आधी छुट्टी यानी ब्रेक हो गया, जिसमें बच्चे फिर लेखक को चिढ़ाने लगे। लेखक की मटमैली धोती और गमछे का जमकर मजाक उड़ाने लगे। उसके गमछे को उछाल उछाल कर खेलने लगे। लेखक को बहुत बुरा लगा। उसे बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर कि मेरा ही विद्यालय है और मेरा ही मजाक बनाया जा रहा। अगले दिन लेखक स्कूल जाने से डर रहा था। लेखक ने धोती और गमछे के स्थान पर पाठशाला के लिए नई वेशभूषा खरीद ली, जिसमें टोपी और नाड़े वाली मेल खाती चड्डी खरीद ली। जिसके बाद वह डरते डरते विद्यालय गया।
अब लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम मंत्री था। वह गणित का विषय पढ़ाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनसे सभी को डर लगता था। वह सभी को डंडे से नहीं बल्कि शरारत करने पर बच्चे की कमर में मारते थे। लेखक भी उनसे बहुत डरने लग गया। विद्यालय जाने का मन तो उसका नहीं करता था, परंतु उसे पढ़ना था, इसलिए वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता था। उस दौरान लेखक ने विद्यालय में पाटिल नाम का एक छात्र से दोस्ती हो गई। वह पढ़ने में बहुत होशियार था और मन लगाकर पढ़ता था। उसको देखकर लेखक को भी पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। वे दोनों साथ साथ खेलते थे और पढ़ते थे। लेखक के विद्यालय में मराठी और भाषा और कविता लेखन मास्टर सौंदलगेकर थे। उन्होंने लेखक को बहुत समझाया और कविता लिखना सिखाया। अब लेखक बहुत अच्छी कविताएं वे लिखते थे, उनके टीचर, और समझाते थे। जिस प्रकार वह कविता को लयबद्धता के साथ बोलते और समझाते थे, उससे छात्रों को तुरंत समझ में आ जाता था। कुछ चीज़ें बोलकर और समझाने में जल्दी समझ आ जाती हैं। ऐसे ही वे मास्टर थे, बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे, बहुत सुंदर गाते थे। उनकी कविताओं को उनको कविताओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्हें कविताओं में रस, छंद, अलंकार आदि सहित कविताओं की लयबद्धता को लेकर अच्छा ज्ञान था। लेखक को भी कविताएं लिखने की प्रेरणा मराठी मास्टर सौंदल के देने लगे। मास्टर जी को लेखक को बार बार कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। धीरे धीरे लेखक को भी कविताएं लिखने में रुचि होने लगी और लेखक को बहुत अच्छा लगने लगा। लेखक जो कुछ भी लिखता मास्टर जी को सुनाता। मास्टर जी भी लेखक की कविताएं सुनकर उसकी कमियों को बताते और उसे लयबद्ध करने के तरीके बताते। मास्टर जी लेखक को और ज़्यादा प्रेरित करने लगे कि वह बहुत अच्छा लिखता है। मास्टर जी के प्रेरणा के चलते लेखक और बेहतर लिखने लग गया। कविताएं रचते रचते लेखक को दो बातें समझ में आ गईं। तो वह कविता लेखन से अकेलापन महसूस नहीं करता था। दूसरी बात, वह कविताएं लिखते लिखते उसे लयबद्ध करने की कला भी सीख गया था। तो मास्टर जी लेखक को प्रोत्साहित करने और उसके हौसले को बढ़ाने के लिए कक्षा 6वीं और 7वीं के छात्रों के सामने और पाठशाला समारोह में कविता पाठ करवाकर लेखक के उत्साह को बढ़ा दिया करते थे। उसे शाबाशी दिया करते थे सबके सामने, जिससे लेखक के मन में स्वयं की कविताएं रचने और कविताएं बोलने का आत्मविश्वास और बढ़ जाया करता था। लेखक को मास्टर जी का साथ बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी सभी चिंताएं, सभी परेशानियां उन्हें कविताएं सुनाकर भूल जाया करता था, जिससे लेखक के मन में पाठ में अब इस पाठ से ये समझ में आता है कि लेखक अपने जीवन में परेशानियों से जूझता ही रहता है। वह संघर्ष ही करता रहता है, चाहे वह पढ़ने के लिए हो या फिर पिता से कोई काम करवाने के लिए ही हो। इसलिए इस कहानी का शीर्षक जूझ रखा गया है और जूझ का मतलब होता है संघर्ष।